Namaskar everyone. Today we are going to revise the chapter Nationalism in Europe. As we all are aware that we have very less time to prepare for this particular chapter, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि टाइमलाइन के थ्रू इस चैप्टर को काफ़ी आसानी तरीके से पढ़ सकें ताकि आप जो है वो इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सको, चाहे वो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हो, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन हो। और इस चैप्टर को काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। सो हम लोग इस चैप्टर को पढ़ते हैं टाइमलाइन के थ्रू एंड द फर्स्ट वन इज 1707। नाउ वी ऑल आर अवेयर दैट 1707 को एक एक्ट पास हुआ था एंड दैट एक्ट वाज कॉल्ड एक्ट ऑफ यूनियन। एंड बाय दैट एक्ट ऑफ यूनियन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड, ये एक्ट ऑफ यूनियन जो है आपसे पूछा जा सकता है कि एक्ट ऑफ यूनियन किनके बीच साइन हुआ था। सो दिस एक्ट ऑफ यूनियन वाज साइन बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड व्हिच लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ये एक्ट ऑफ यूनियन जो है इससे फॉर्म हुआ था यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। बाय द एक्ट ऑफ यूनियन यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वाज फॉर्म्ड। यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, आपको पता होना चाहिए दैट द केस ऑफ ब्रिटेन वाज वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम द अदर टू कंट्रीज। इस चैप्टर में हम लोग इटली के यूनिफिकेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, जर्मनी के यूनिफिकेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन जो ब्रिटेन का केस था वो बाकी सारे एरिया से, बाकी सारे कंट्री से काफी ज्यादा अलग था, बिकॉज वहां पर यूनिफिकेशन का प्रोसेस थोड़ा सा अलग था और यहां पर जो ब्रिटेन का फॉर्मेशन हुआ था वो काफी अलग हुआ था। हम लोगों को जानना होगा दैट इन द ईयर 1688 द पावर ऑफ मोनार्की वॉज रिस्ट्रिक्टेड इन इंग्लैंड। 1688 में जो मोनार्की का पावर है उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था, इंग्लिश पार्लियामेंट ने उसको रिस्ट्रिक्ट किया था। द पावर ऑफ मोनार्की वॉज रिस्ट्रिक्टेड, उसको रिस्ट्रिक्ट कर लिया गया था एंड पावर इंग्लिश पार्लियामेंट के हाथ में आ गया था। और उसके बाद 1707 में एक एक्ट पास होता है जिसको एक्ट ऑफ यूनियन कहा जाता है, which was passed between England and Scotland that led to the formation of United Kingdom of Great Britain, जो कि 1688 में मोनार्की के रिस्ट्रिक्ट होने के बाद स्टार्ट हुआ था। नाउ हम लोगों को पता होना चाहिए दैट मोनार्की होता क्या है। मोनार्की मीन्स अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर किंग एंड क्वीन इज द हेड ऑफ द स्टेट, दैट इज मोनार्की। लेकिन आप जब बुक में जाकर के देखोगे तो आपको एक टर्म मिलेगा दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्की। यहां पर एक टर्म मिलता है हमको दैट सेज एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्की। नाउ व्हाट डज एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्की मींस, मतलब सेम है, बस इसमें कुछ चीजों को जोड़ दिया गया है। एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्की मींस अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द किंग और क्वीन इज द हेड ऑफ द स्टेट बट द किंग इज सेंट्रलाइज्ड, द किंग इज मिलिटराइज्ड एंड द किंग इज रिप्रेसिव। सो ये एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्की का डेफिनेशन हो जाता है। एंड पहला टाइमलाइन का 1707 एक्ट ऑफ यूनियन वाज पास्ड एंड बाय दैट एक्ट ऑफ यूनियन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड के बीच हुआ था जिससे यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का फॉर्मेशन हुआ था। नाउ सेकंड वन इज 1789 एंड वी ऑल आर अवेयर दैट 1789 जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है हिस्ट्री के अकॉर्डिंग। नाउ व्हाई 1789 इज कंसीडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट ईयर इन द हिस्ट्री, बिकॉज 1789 में ही एक ऐसा रेवोल्यूशन हुआ था जिसको सबसे पहला रेवोल्यूशन माना जाता है जिसने इन सब चीजों को आगे बढ़ाने में हेल्प किया था। एंड इन द ईयर 1789 फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑकर्ड। 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, है ना, फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑकर्ड। द रेवोल्यूशन दैट स्टैंड्स फॉर लिबर्टी, द रेवोल्यूशन दैट स्टैंड्स फॉर फ्रेटर्निटी एंड द रेवोल्यूशन दैट स्टैंड्स फॉर इक्वालिटी। तो फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी और लिबर्टी के लिए सबसे पहला रेवोल्यूशन जो हुआ था वो कब हुआ था? 1789। हम लोगों को पता होगा कि लुई 16 वाज द किंग, लुई 16 किंग थे, इनके खिलाफ ही हुआ था। वेयर फ्रांस वाज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट, फ्रांस जहां पे 3 स्टेट में डिवाइडेड था, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। और थर्ड स्टेट के तरफ से ये रेवोल्यूशन स्टार्ट किया गया था एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दैट दुनिया का सबसे पहला रेवोल्यूशन था, एक तरीके से अपराइजिंग था लोगों का, जिसने काफी कुछ चेंजेस लाए थे एंड दैट इज व्हाई दिस फ्रेंच रेवोल्यूशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो 1789 इज दैट ईयर व्हेन द फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑकर्ड। ठीक है, आफ्टर दैट वी विल रीड द नेक्स्ट एंड दैट इज 1797। नाउ एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से 1797 ईयर उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि उसमें इतना ज्यादा कुछ क्वेश्चंस आज तक पूछे नहीं गए हैं, लेकिन शायद सीबीएसई पूछ दे, तो इसीलिए 1797 को भी हम लोग मान करके चलते हैं। नाउ 1797 में आप देखोगे तो बुक में दिया हुआ है दैट नेपोलियन इन्वेडेड इटली। नेपोलियन ने इटली को इन्वेड किया था और कह सकते हैं कि यहीं से नेपोलियनिक वॉर स्टार्ट हुआ था। दैट मींस इट वाज द पर्टिकुलर टाइम फ्रॉम विच नेपोलियन स्टार्टेड टू
टेक कंट्रोल ओवर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ यूरोप। यही वो समय था 1797। बट फ्रॉम एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव ये ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है नहीं, ये पूछा नहीं जाता है ज्यादा, लेकिन फिर भी टाइमलाइन में हम लोग इसको इंक्लूड कर रहे हैं दैट 1797 नेपोलियन इन्वेडेड इटली। और मैं आप सभी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर मैं लिख रहा हूं तो आप भी अपने आंसर्स को लिखते रहेंगे, जिसके कारण से आपको भी समझ में आएगा। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा है, और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो जरूर शेयर करिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंच सके। और अगर आपको मेरा पढ़ाया अच्छा लगे तो प्लीज शेयर करिएगा। नाउ 1797 नेपोलियन इन्वेडेड इटली। आफ्टर दैट चौथा टाइमलाइन में जाते हैं तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट टाइमलाइन आता है दैट इज 1804। लेकिन 1804 के पहले हम लोग एक और पढ़ लेते हैं जो था 1801। एंड दिस 1801 ईयर इज रिलेटेड टू एक्ट ऑफ यूनियन, और कह सकते हैं इंग्लैंड से ही रिलेटेड है। 1801 में क्या हुआ था? आयरलैंड जोड़ा गया था। वेरी गुड, है ना। इन द ईयर 1801 आयरलैंड वॉज forcibly incorporated into इंग्लैंड, है ना। 1801 में आयरलैंड जो है उसको फोर्सिबली इंग्लैंड में जोड़ा गया था। नाउ विद दैट इंग्लैंड का जो प्रोसेस था, स्ट्रेंज केस था ब्रिटेन का, वो कंप्लीट होता है। तो इसका टाइमिंग इस तरीके से है दैट इन द ईयर 1688 द पावर ऑफ मोनार्क वाज रिस्ट्रिक्टेड बाय द इंग्लिश पार्लियामेंट। After that, in the year 1707, Act of Union was passed, and by that Act of Union, Scotland was added into England, which leads to the formation of United Kingdom of Great Britain. And after that, वहां पर आपको मालूम होगा दैट इंग्लैंड में दो टाइप के लोग रहते थे, प्रोटेस्टेंट्स एंड कैथोलिक, है ना। तो यहां पर अपराइजिंग किया गया प्रोटेस्टेंट्स के थ्रू, जो कि इंग्लैंड गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया, एंड एज रिजल्ट ऑफ दैट आयरलैंड वाज फोर्सिबली इनकॉर्पोरेटेड इनटू इंग्लैंड इन द ईयर 1801, एंड दैट कंप्लीटेड द यूनिफिकेशन प्रोसेस और स्ट्रेंज केस प्रोसेस ऑफ इंग्लैंड। यहां पर एक और पोएट का नाम आता है, और उस पोएट का नाम था लॉर्ड बायरन, है ना। लॉर्ड बायरन का जिक्र आता है, तो उनके बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग आगे टॉपिक में, ठीक है। आफ्टर 1801 हम लोग जाएंगे नेक्स्ट, जो कि टाइमलाइन नंबर 5 में है, एंड दैट इज द ईयर 1804, 1804। 1804 यूरोपियन हिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइमलाइन में गिनती इसको किया जा सकता है। तो 1804 में हुआ क्या था? 1804 नेपोलियन डिक्लेयर्ड himself as the emperor of फ्रांस, है ना। नेपोलियन ने अपने आप को फ्रांस का एम्पेरर डिक्लेयर कर दिया था। He declared himself as the emperor of France. Now आपसे एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ये नहीं पूछा जाएगा that in which year Napoleon declared himself as the emperor of France. जो क्वेश्चन प्रोबेबल क्वेश्चन यहां से निकल करके आता है वो पूछा जाता है that in which year नेपोलियनिक, है ना, in which year नेपोलियनिक कोड was introduced और passed by नेपोलियन। और ये नेपोलियनिक कोड किस साल पास हुआ था? 1804, 1804। इन द ईयर 1804 नेपोलियनिक कोड वाज पास्ड। इसी नेपोलियनिक कोड को हम लोग सिविल कोड भी कहते हैं, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज सिविल कोड ऑफ 1804। नाउ सिविल कोड ऑफ 1804 का मतलब ये दैट इन दिस पर्टिकुलर ईयर, आपको मालूम है दैट इन द ईयर 1789 फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑकर्ड, 1789, है ना। 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है, और फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद 1791 में फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाता है, एंड द पावर ऑफ मोनार्क वाज रिस्ट्रिक्टेड, द पावर ऑफ लुई 16 वाज रिस्ट्रिक्टेड। लेकिन बाद में 1804 में नेपोलियन वहां पर फिर आते हैं और फिर आकर करके वहां पर मोनार्की ही स्टैब्लिश करते हैं। तो 1804 में नेपोलियन जो है वो अपने तरफ से कुछ चेंजेस लाता है, और वो जो चेंजेस लाता है उन चेंजेस को क्या कहा जाता है? नेपोलियनिक कोड और सिविल कोड ऑफ 1804। अब एग्जामिनेशन में आपको ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा दैट व्हाट वाज नेपोलियनिक कोड या व्हाट वाज द सिविल कोड ऑफ 1804, नहीं, ये क्वेश्चन पूछने के चांसेस बहुत कम है। सीबीएसई थोड़ा सा क्वेश्चन को पूछता है, घुमा करके पूछता है, आंसर्स आपके पास होंगे बट वो चाहता है कि आंसर्स को आप निकालो। तो क्वेश्चन यहां पे पूछा जा सकता है दैट व्हाई नेपोलियन was known as liberator। ठीक है, देखिए क्वेश्चन यही है, लेकिन ना तो यहां पर नेपोलियनिक कोड का जिक्र है, ना तो यहां पे सिविल कोड का जिक्र है। एंड द डायरेक्ट क्वेश्चन इज आस्क्ड दैट व्हाई नेपोलियन वाज नोन एज
लिबरेटर। नेपोलियन को लिबरेटर क्यों कहा जाता था? हम लोगों को पता है 1804 का सिविल कोड, जो हम लोग लार्ज वाले वीडियोस बनाएंगे तो वहां पर बताया जाएगा कि दैट सो मेनी चेंजेस वर ब्रॉट अप बाय नेपोलियन इन फ्रांस, जो कि लोगों के लिए अच्छा था। फॉर एग्जांपल एक आध मैं बता देता हूं, दैट प्रिविलेज बाय बर्थ सिस्टम वाज एबॉलिश्ड बाय नेपोलियन। जो प्रिविलेज बाय बर्थ सिस्टम था उसको नेपोलियन ने एबॉलिश कर दिया। उसके बाद जो ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वर इंप्रूव, तो ये सारी चीजें जो है वो नेपोलियन के द्वारा की गई थी। एज रिजल्ट ऑफ दैट नेपोलियन को लिबरेटर माना जाता था। सो इन द एग्जामिनेशन जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये नहीं पूछा जाएगा दैट इन विच ईयर, सॉरी पूछा जा सकता है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में कि नेपोलियनिक कोड कब पास हुआ था, सिविल कोड कब पास हुआ था, लेकिन आपसे एग्जाम में डायरेक्ट नहीं पूछेगा दैट व्हाट वाज नेपोलियनिक कोड और व्हाट वाज सिविल कोड ऑफ 1804। अगर पूछ दिया तो आसान है, नहीं पूछा तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है दैट व्हाई नेपोलियन वाज नोन एज लिबरेटर। ठीक है, आफ्टर 1804, 1804 के बाद हम लोग जो नेक्स्ट की तरफ जाते हैं दैट इज 1807, 1807, 1807। नाउ 1807 में एक पर्सन, एक व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति का जन्म होता है जो कि इटालियन यूनिफिकेशन में काफी ज्यादा मदद करते हैं। हु दैट पर्सन वाज? गिस्पी मैजेनी। करेक्ट बाबू, दैट्स वेरी गुड, है ना। इन द ईयर 1807 गिस्पी मैजेनी वॉज बॉर्न। और उनका जन्म कब हुआ था, कहां पे हुआ था बच्चा? गेनोवा, है ना। ही वॉज बॉर्न एट गेनोवा। ठीक है, 1807 गिस्पी मैजेनी वॉज बॉर्न। गिस्पी मैजेनी का जन्म 1807 में होता है और उनका जन्म होता है गेनोवा में। ही वॉज वन ऑफ द पर्सन दैट लेड टू द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। इटली के यूनिफिकेशन में गिस्पी मैजेनी का एक बहुत बड़ा रोल होता है। नाउ ही डजंट प्ले, ही हैडंट, कह सकते हैं कि उन्होंने डायरेक्ट एक रोल प्ले नहीं किया था, लेकिन उनका रोल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। हिज रोल वाज इंपॉर्टेंट बिकॉज इसके बाद हम लोग जब पढ़ेंगे उसके इटालियन यूनिफिकेशन में, तो हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि गिस्पी मैजेनी के साथ गिस्पी गैरिबल्दी भी थे। और माना जाता है कि गिस्पी गैरिबल्दी जो है वो गिस्पी मैजेनी के ही डिसाइपल थे। तो गिस्पी मैजेनी ने क्या किया था? गिस्पी मैजेनी ने यहां पर सीक्रेट सोसाइटीज का फॉर्मेशन किया था। He led to the formation of secret societies, है ना। He led to the formation of secret societies, और कहा जाता है that he formed 2 secret societies. How many? 2. 2 secret societies जो है उनके द्वारा फॉर्म किए गए थे। एक का नाम था यंग इटली एंड सेकेंड वॉज कॉल्ड यंग यूरोप। 2 सीक्रेट सोसाइटीज उनके द्वारा फॉर्म की जाती है। वन वाज कॉल्ड यंग इटली एंड सेकंड वाज कॉल्ड यंग यूरोप। और 24 साल के एज में, 1807 से 24 जोड़ना है तो 1831 में इन्होंने अपराइजिंग करने की कोशिश किया था, है ना। बट ही वॉज सेंट टू एग्जाइल। इनको 1831 में एग्जाइल भेज दिया जाता है। गिस्पी मैजेनी वॉज सेंट टू एग्जाइल, इनको बाहर भेज दिया जाता है। गिस्पी मैजेनी वॉज सेंट टू एग्जाइल, ठीक है। सो ही फॉर्म 2 सीक्रेट सोसाइटीज। उन्होंने 2 सीक्रेट सोसाइटीज फॉर्म किया था। एक का नाम था यंग इटली एंड सेकंड का नाम था यंग यूरोप। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है और इसी के कारण से एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें एक 1 लाइनर क्वेश्चन काफी ज्यादा आता है और ये क्वेश्चन आता है कि हु वाज कॉल्ड, आपने ड्यूक मैटरनी का नाम सुना है ना, ठीक है। हु वाज नोन एज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। एक क्वेश्चन आता है हु रिमार्क्ड गिस्पी मैजेनी एज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। वो कौन थे? ड्यूक मैटरनी। किसके बारे में कहा गया था? गिस्पी मैजेनी के। रीजन क्या था बच्चा? कि उन्होंने सीक्रेट सोसाइटीज को फॉर्म करना स्टार्ट किया था और सीक्रेट सोसाइटीज के जितने भी मेंबर थे उनको मोनार्की के खिलाफ वो भड़का रहे थे ताकि वो एक नए नेशन स्टेट का फॉर्मेशन कर सके। एंड दैट इज व्हाई गिस्पी मैजेनी को बिगेस्ट एनिमी ऑफ सोशल ऑर्डर कहा गया था ड्यूक मैटरनिक के द्वारा। एंड ड्यूक मैटरनिक वाज द चांसलर ऑफ ऑस्ट्रिया। ही वाज द चांसलर ऑफ ऑस्ट्रिया। वो ऑस्ट्रिया के चांसलर थे। ये यहां पर हम लोग मिटाते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है, ताकि आपको आसानी से याद हो जाएगा। एक बार फिर से रिवीजन के तौर पे आ जाते हैं। 1707 एक्ट ऑफ यूनियन वाज पास बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड दैट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। नेक्स्ट 1789 फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑकर्ड, द रेवोल्यूशन दैट स्टूड फॉर लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। आफ्टर दैट 1797 नेपोलियन इन्वेडेड इटली। 1801 आयरलैंड वाज फोर्सिबली इनकॉर्पोरेटेड इनटू इंग्लैंड। इंग्लैंड नहीं लिख करके हम लोग यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन में लिख सकते हैं, वो करेक्ट है, ठीक है। 1804 नेपोलियन डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज द एम्परर ऑफ फ्रांस एंड एज सून एज ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज द एम्परर ऑफ फ्रांस वो उसने एक कोड पास किया था। दैट कोड इज नोन एज नेपोलियनिक कोड व्हिच इज आल्सो नोन एज सिविल कोड ऑफ
1804. Now 1807 गिस्वी मेजेनी वॉज बॉर्न, द बिगेस्ट एनिमी ऑफ द सोशल ऑर्डर। ये इनको रिमार्क किया गया था ड्यूक मेटरनिक के द्वारा, और गिस्वी मेजेनी के बारे में कहा गया था जिन्होंने 2 सीक्रेट सोसाइटीज फॉर्म किए थे। ही फॉर्म्ड 2 सीक्रेट सोसाइटीज, द फर्स्ट सीक्रेट सोसाइटी वाज कॉल्ड यंग इटली एंड द सेकंड वन वाज कॉल्ड यंग यूरोप, है ना। इन द ईयर 1831 गिस्वी मेजेनी वाज सेंट टू एक्साइल एट द एज ऑफ 24। इनको 24 साल की उम्र में एक्साइल भेजा गया था। इसको रब कर देते हैं, 6 हो गया ना। नेक्स्ट 1815, 1815 को ईयर ऑफ हैपनिंग्स कहना गलत नहीं होगा। रीजन क्या है कि 1815 में कई घटनाएं हुई थी। अब घटनाएं एक ही चीज से रिलेटेड थी, ऑल द इंसिडेंट्स वर रिलेटेड टू द सेम थिंग, बट इन द ईयर 1815 मेनी ऑफ द चेंजेस टुक प्लेस। और यही वो समय है जहां पर बहुत सारे क्वेश्चंस यहां पर बन करके आते हैं। सो मेनी डिफरेंट क्वेश्चंस विल कम इन द एग्जामिनेशन 1815। सबसे पहले पढ़ते हैं कि 1815 का सबसे इंपॉर्टेंट ईयर में क्या था। तो इन द ईयर 1815 बैटल ऑफ वाटरलू, हाँ बिल्कुल करेक्ट बाबू। इन द ईयर 1815 बैटल ऑफ वाटरलू वॉज फॉस्ट, बैटल ऑफ वाटरलू वॉज फॉट, है ना। तो बैटल ऑफ वाटरलू हुआ था। अब ये बैटल ऑफ वाटरलू किन किन के बीच हुआ था? नेपोलियन और 4 कंट्री थे, ठीक है। ऐसे 4 कंट्री का जिक्र आता है। दैट बैटल ऑफ वाटरलू वाज फॉस्ट बिटवीन नेपोलियन, और वर्सेस कर देना सही नहीं होगा लेकिन फिर भी मान करके चलते हैं, ठीक है। ऑस्ट्रिया, रसिया, प्रसिया एंड इंग्लैंड, ठीक है। दीज वेर द 4 कंट्रीज, ठीक है। ये 4 कंट्रीज बैटल ऑफ वाटरलू में गए थे, ठीक है। नेपोलियन, ऑस्ट्रिया, रसिया, प्रसिया एंड इंग्लैंड। ऐसे डिफरेंट रीजंस कहा जाता है जिसके कारण से नेपोलियन जो है वो हार गया था बैटल ऑफ वाटरलू में। एक इंसिडेंट ये भी कहा जाता है दैट इंग्लैंड के जो आर्मी वाले थे वो वहाँ के डायमेंशन से परिचित थे, क्योंकि क्रिकेट खेलते थे, सो वहाँ के डायमेंशन से परिचित थे। तो एक रीजन ये भी बताया जाता है कि जिसके कारण से नेपोलियन जो है बैटल ऑफ वाटरलू हार गया। मेन रीजन ये निकल करके आता है कि नेपोलियन के जितने भी, जो एक तरीके से नहीं बोल सकते हैं कि हेड कमांडर्स हुआ करते थे, वो लेट से पहुंचे और इसका एडवांटेज बाकी कंट्रीज उठा लेते हैं। इसी के कारण से नेपोलियन जो है वो बैटल में हार जाता है। सो इन द ईयर 1815 नेपोलियन वाज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ Waterloo and that was fought against Austria, Russia, Prussia and England, and you can understand that how much powerful Napoleon was. नेपोलियन कितना ज्यादा पावरफुल था। आप एनसीईआरटी की बुक में देखोगे तो एक पोस्टमैन का पिक्चर दिया गया है। उस पोस्टमैन के पिक्चर में दिया हुआ पोस्टमैन जो है वो वहां से भाग रहा है और वो चिट्ठियां गिरती चली जा रही है, जिसको रिप्रेजेंट किया गया है नेपोलियन के तौर पे। एक्चुअली नेपोलियन जो है वो रसिया जाकर के एक तरीके से वॉर हारना स्टार्ट करते हैं। रसिया में जाकर के वो वहां पर वहां की सर्दी, वहां के जो पॉलिटिक्स है उसको समझ नहीं पाते हैं। इसके कारण से नेपोलियन वहां पे वॉर हारना स्टार्ट करते हैं, जिसके कारण से एक एक करके सारे कंट्रीज उनके अगेंस्ट हो जाते हैं। और आपने भी पढ़ा भी होगा, एक टॉपिक दिया हुआ है दैट द इंथुजियाज्म टुवर्ड्स नेपोलियन सून टर्न्ड इनटू हॉस्टिलिटी। क्या था कि करप्शन होना स्टार्ट हो गया था, लोगों का विश्वास नेपोलियन पर से उठना स्टार्ट हो गया था। स्टार्ट में नेपोलियन जिस भी कंट्री पे अटैक करते थे वहां के लोग पसंद करते थे, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ ना कि लोगों को भरोसा उठ गया नेपोलियन के ऊपर से, करप्शन होना स्टार्ट हो गया, ये सारी चीजें होना स्टार्ट हो गया। एज रिजल्ट ऑफ दैट नेपोलियन जो है वो बैटल ऑफ वाटरलू में हार जाते हैं, जहां पर 4 कंट्रीज ऑस्ट्रिया, रसिया, प्रसिया एंड इंग्लैंड, ठीक है। और इसी साल 1815 में ही 1850 में ही एक ट्रीटी साइन होता है एंड दैट ट्रीटी वाज नोन एज ट्रीटी ऑफ वियना। ट्रीटी ऑफ वियना बड़ा इंपॉर्टेंट है ये ट्रीटी ऑफ वियना। एक क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है, हु होस्टेड ट्रीटी ऑफ वियना, है ना। ट्रीटी ऑफ वियना को होस्ट किसने किया था? तो यहां पर बच्चे याद रखना है दैट ट्रीटी ऑफ वियना, वियना ऑस्ट्रिया का कैपिटल था, ठीक है। ऑस्ट्रिया का कैपिटल वियना, ठीक है। सो ट्रीटी ऑफ वियना ऑस्ट्रिया होस्टेड। अगर नाम पूछ देगा तो नाम बता देना है दैट द चांसलर ऑफ ऑस्ट्रिया वाज ड्यूक मेटरनिक, ठीक है, ड्यूक मेटरनिक। और इनसे रिलेटेड 2 स्टेटमेंट्स पूछे जाते हैं। एक स्टेटमेंट मैंने बता दिया दैट ही रिमार्क्ड, इन्होंने रिमार्क किया था गिस्वी मेजेनी के लिए दैट ही इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर, ठीक है। बिगेस्ट एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर कहने का मतलब यह है कि मोनार्की के खिलाफ थे गिस्वी मेजेनी, दैट इज वाई इनको सबसे बड़ा एनिमी कह दिया गया। और दूसरा एक लाइन इनसे रिलेटेड और पूछा जाता है जो कि कहते हैं ये कि व्हेन फ्रांस स्नीजेज, when France sneezes the rest of Europe catches cold,
द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। कैचेस सही है, सही है, करेक्ट है ना, ठीक है। When France reaches the rest of Europe catches cold, मतलब जब फ्रांस को छींक आती है तो पूरे यूरोप को सर्दी लग जाती है। अब ये क्या मतलब भाई? अच्छा आपको भी छींक आ गया। So when France sneezes, the rest of Europe catches cold, कहने का मतलब है कि आप देखोगे ना जितना रेवोल्यूशन होता था ना वो फ्रांस से स्टार्ट होता था, एंड एज रेवोल्यूशन स्टार्टेड फ्रॉम फ्रांस वो पूरे यूरोप में फैल जाता था। इसीलिए इन्होंने कहा था, और ऐसा इन्होंने इसलिए नहीं कहा था कि सिर्फ वो फ्रेंच रेवोल्यूशन के कारण से यूरोप में काफी ज्यादा चेंजेस आ गया। इसके बाद एक और होता है 1830 के बाद रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है विच इज नोन एज एज ऑफ लिबरल्स 1830 टू 1848। उसमें भी आप देखोगे तो रेवोल्यूशन या बदलाव जो है वो सबसे पहले फ्रांस से आया था और फिर यूरोप के ज्यादातर हिस्से में फैल जाता है, एंड दैट इज वाई 1815 के बाद से चेंजेस आना स्टार्ट हो जाता है, पहले 1789 में, फिर 1830 से। इसीलिए उन्होंने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी लग जाता है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द रेवोल्यूशन स्टार्टेड फ्रॉम फ्रांस एंड इट मूव टुवर्ड्स द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ यूरोप। इसीलिए इन्होंने ये सेंटेंस कहा। तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, हु रिमार्क्ड दैट व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड, ठीक है। अब देखो बाबू, ये जो ट्रीटी ऑफ वियना है इसको सिर्फ ट्रीटी ऑफ वियना के नाम से नहीं जाना जाता था, ट्रीटी ऑफ वियना को कुछ और नाम से भी जाने जाते थे। जैसे दिस ट्रीटी वाज आल्सो नोन एज ट्रीटी ऑफ कंजर्वेटिव्स, ट्रीटी ऑफ कंजर्वेटिव्स, ट्रीटी ऑफ कंजर्वेटिव्स, ठीक है। अब कंजर्वेटिव्स कौन होते थे? कंजर्वेटिव का मतलब ऐसे लोग जो कि बदलाव को नकार देने की काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि इनको बदलाव पसंद नहीं है, लेकिन त्वरित बदलाव से या तुरंत का बदलाव इनको नहीं पसंद होता है। सो कंजर्वेटिव्स वेर दोज पीपल हु बिलीव्ड इन ओल्डर रिजाइम, ओल्ड रिजाइम ना, ओल्ड रिजाइम का मतलब क्या? दे बिलीव्ड इन मोनार्की, ये मोनार्की पे काफी ज्यादा विश्वास किया करते थे। एंड आई हैव एक्सप्लेन्ड द डेफिनेशन दैट व्हाट इज मोनार्की। मोनार्की वाज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द किंग और क्वीन इज द हेड ऑफ द स्टेट। मोनार्की वो होता है जहां पर किंग और क्वीन जो है वो हेड होता है स्टेट का। तो ये मोनार्की पे विश्वास किया करते थे, और कई बार राजा, ऐसा नहीं था कि राजा इनको अच्छा ही मिलता था। आई हैव सेड मल्टीपल टाइम्स कि राजा दो टाइप के होते हैं बाहुबली मूवी में, एक भल्लाल देव और एक बाहुबली। बाहुबली वाज आल्सो अ मोनार्क and Bhallal Dev was also a monarch, but the way Bahubali treated people was way more different from the way Bhallal Dev was treating the people. Bhallal Dev was cursing the people, Bhallal Dev was a repressive ruler. तो ऐसा नहीं था कि वहां पे राजा सभी खराब हुआ करते थे, लेकिन मोस्टली जो थे ऐसे होते थे, वो रिप्रेसिव हुआ करते थे, वो डिसीजंस को लेते थे जिनसे लोगों का ज्यादा भलाई ना होकर के उनका खुद का भलाई हुआ करता था। लेकिन कंजर्वेटिव्स वो लोग हुआ करते थे जो राजा पे बहुत ज्यादा विश्वास करते थे, और अगर राजा कोई गलती भी करता था तो उन गलतियों को वो एक्सेप्ट करते थे ये मान करके दैट द किंग इज द इनकारनेशन ऑफ गॉड एंड वी आर डूइंग एनी काइंड ऑफ मिस्टेक, एज रिजल्ट ऑफ दैट वो राजा जो है वो हम लोगों को सता रहा है क्योंकि हमने कोई गलती की होगी, भगवान हमसे जो है नाराज हो गए हैं, और इसी के कारण से वो सताए भी जाते थे। तो कंजर्वेटिव्स वो लोग होते थे दैट द पीपल हु बिलीव्ड इन ओल्डर रिजाइम एंड दे डिनाइड न्यू चेंजेस, और अगर न्यू चेंजेस को एक्सेप्ट भी करते थे तो सडन चेंजेस को डिनाई करते थे। द पीपल हु बिलीव्ड इन ओल्डर रिजाइम एंड दे डिनाइड रैपिड चेंजेस, फास्ट चेंजेस, और पुराने रिजाइम पे विश्वास किया करते थे। आज भी हम लोग देखते हैं ना, दादाजी गांव की तरफ जाते हो तो जीन्स वूस पहन के आ गए, क्या फटा हुआ जीन्स पहन के घूम रहा है जी, बट सब जीन्स पहन के घूमता है, पैसा नहीं है तो हमको तो हम रफू कर देते हैं। सुनते हो बोलो, वो चाउमीन खाता है दिन भर, गुपचुप खाता है, रोटी चावल। तुम्हारे एज के थे तो हम 15 किलो साइकिल लेकर के लोड करके जाते थे, नदी पार करते थे। अब हम लोगों के समय पुल बन गया तो हम नदी में कहाँ जाए, ठीक है, कोई चांस नहीं बाबू नदी में जाने का, कोई ऑप्शन नहीं है। तो पहले के लोग ऐसा ही होते थे बच्चे हो, है ना, उनका तुरंत बदलाव जो है ना उसको एक्सेप्ट नहीं करते थे। आज मोबाइल चला रहे हो तो और पढ़ रहे हो तो बट दिन भर मोबाइल चलाता है, पढ़ता ही नहीं है, तो ये होता है बच्चे। सो ट्रीटी ऑफ कंजर्वेटिव कहा जाता था क्योंकि यहां पर जितने भी कंजर्वेटिव विचारधारा के लोग थे ना, लोग नहीं कंट्री थे, अब लोग ही कह सकते बच्चे, लोग बैठे थे, बैठ करके फिर वो बंटवारा होता है, यहां पर बंटवारे का समय यहीं पर आता है, ठीक है। एंड दिस ट्रीटी वाज आल्सो नोन एज ट्रीटी ऑफ कांग्रेस, ठीक है। अब आप देखो कि कितना सारा नाम से इसको जाना जा रहा है, ठीक है। द सिंगल ट्रीटी इज नोन बाय 3 डिफरेंट नेम्स। फर्स्ट इट वाज नोन एज ट्रीटी ऑफ वियना, नेक्स्ट इट वाज नोन एज ट्रीटी ऑफ कंजर्वेटिव्स, एंड नेक्स्ट इट वाज नोन एज ट्रीटी ऑफ कांग्रेस, द सेम थिंग। और यहां पर क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि आइदर 3 मार्क्स क्वेश्चन हो सकते हैं और 5 मार्क्स क्वेश्चन आ सकते हैं, दैट व्हाट वेयर द डिफरेंट चेंजेस और व्हाट हैपेंड अंडर ट्रीटी ऑफ वियना, व्हाट वाज ट्रीटी ऑफ वियना, उसमें क्या हुआ था, किसने होस्ट किया था। तो ट्रीटी ऑफ वियना में जितने सारे चेंजेस आए थे, सो मेनी चेंजेस टुक प्लेस इन ट्रीटी ऑफ वियना। एग्जांपल कैन बी टेकन इन 1 or 2 फॉर्म, दैट अ सेटअप, और कह सकते हैं बच्चा कि सम बाउंड्रीज वेर मेड, है ना, वो फ्रांस के आसपास बाउंड्रीज को बना दिया गया था सो दैट फ्रांस के फर्दर एक्सपेंशन को रोका जा सके।
है ना, ये पहला था आपका दैट सम बाउंड्रीज वर सेट अप नियर द, या कह सकते हैं अपने रूलर्स को बिठा दिया गया था फ्रांस के किनारे जिससे फर्दर एक्सपेंशन को रोका जा सके। उसके अलावा जर्मन कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स वे लेफ्ट अनटच्ड, ये भी था। तो जो हम लोग इन क्वेश्चन वाइज आएंगे ना, तो इन सब सारी चीजों को पढ़ेंगे, ठीक है। A set of countries were set up near the boundaries of France to prevent further expansion. The German Confederation of 39 states were left untouched. Austria got the control over the part of इटली, है ना। तो ये सब सारी चेंजेस जो है वो आते हैं, उन सारे चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे। और ये पार्ट 1 का यहीं पर खत्म होता है ना, अप टू द ईयर 1815। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर करिएगा, पार्ट 2 जल्द ही अपलोड होगा। थैंक यू।